हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आपका जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके पहले हमने मैनेजमेंट के कुछ डेफिनेशंस पढ़ लिए थे एंड उसका मीनिंग भी देखा था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ने हैं। मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, वगैरह वगैरह सारा हमने पढ़ लिया। तो ये जो मैनेजमेंट का जो काम होता है, जो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो देखेगा मैनेजमेंट पार्ट। तो ये लोग फंक्शंस कौन कौन से करते हैं, वो फंक्शंस हम देखेंगे इन डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1916, Henry Fayol provided a functional approach to management in his book Industrial and General Management. इन्होंने हेनरी फ्योल ने क्या किया, उनके बुक में इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई फंक्शनल अप्रोच के बारे में। फ्योल्स लिस्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस इंक्लूड, अब उनके मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से फंक्शंस मेंशन है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। इन 1930 लूथर गुलिक कॉइन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन वन वर्ड। इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ड में, पोस्ट कॉग, इस वर्ड में क्या किया, जो शॉर्ट फॉर्म है, जो सारे ही फंक्शंस बताता है। कौन कौन से है? प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, S फॉर स्टाफिंग है, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट वन आता है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, जिसे हम एक वर्ड में कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब हो जाएगा रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो चलिए, इन्होंने तो हमें फंक्शंस के बारे में बताया कि कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। अब ये सारे ही फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब इन्होंने क्या किया, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बता रहे हैं ये हमें। कौन कौन से फंक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो प्लानिंग करना, विदाउट प्लानिंग हम आगे नहीं बढ़ेंगे, प्लानिंग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करेंगे, रिसोर्स लाएंगे हम। थर्ड, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग करना है एम्प्लॉयज़ का, उनसे काम करवा के लेना है। एंड फोर्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। ये पार्ट भी तो हम करेंगे, चेक करेंगे हम कि हमने एज पर प्लानिंग काम किया है या नहीं किया है। कंट्रोलिंग एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो फंक्शंस है वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे बिजनेस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम देखते हैं प्लानिंग। चलिए, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग रहेगा सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाकी के जो सारे ही फंक्शंस हैं वो होंगे बाद में। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा प्लानिंग। ये हो जाएगा बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी सारे फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करेंगे प्लानिंग पे। बाकी के जितने भी काम करने हैं, जैसे हमें कोऑर्डिनेटिंग करना है, स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है बिजनेस में, तो ये सारी ही चीज़ें होंगी एज़ पर प्लानिंग कि हमने प्लानिंग में क्या डिसाइड किया था, कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, कौन सी पोजीशन पे रखने हैं, क्या सैलरी पे रखने हैं, सारी चीज़ें हम प्लानिंग में जाके देखेंगे। कंट्रोलिंग एक्टिविटी करना है तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमने एज़ पर प्लानिंग काम किया या नहीं किया, रिजल्ट अचीव किया या नहीं किया। तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी करने के लिए भी प्लानिंग तो ज़रूरी है। प्लानिंग ही नहीं किया तो बाकी की सारी ही एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा प्लानिंग। तो द जेम्स टोनर स्टेट्स, प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। अब देखिए, प्लानिंग में इन्होंने क्या बताया, प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। सबसे पहले प्लानिंग में हम करते क्या है, हमारे गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं। गोल्स मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, उसे हम सोचते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, उसे हम लिखते हैं। ठीक है। एंड दूसरा,
वो गोल अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी वो हम लिखेंगे। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कुछ हमें अचीव करना है, उसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसे हम आज की डेट में डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। जैसे फ्यूचर में एग्ज़ाम आने वाली है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें हमने कुछ सोचा है कि हमें ये इतने परसेंट लाने हैं, 85 लाने हैं, 90 लाने हैं, 80 लाने हैं, जो भी हमने सोचा है, तो वो जो हमारा गोल है, अब उस गोल को हम अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम करेंगे उसे हम आज की डेट में एडवांस में हम डिसाइड कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। तो द मेन स्टेप्स इन प्लानिंग आर स्टेटेड एज फॉलोज। प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे फर्स्ट एनालाइजिंग इंटरनल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करेंगे, हम हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट चेक करेंगे। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर क्या क्या सिचुएशन है, हमारे एम्प्लॉयज़ कितने कैपेबिलिटी वाले हैं, क्वालिफाइड है, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कितने अच्छे मशीनरीज़ है, ये सारे ही चीज़ें हम चेक करेंगे ताकि हमें स्ट्रेंथ या वीकनेस हमारी खुद की पता चल जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस के बाहर क्या चीज़ें चल रही है, कॉम्पिटिटर कितने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो वो चीज़ें हम देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए क्या हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हमारे थ्रेट्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स हम सेट करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स। उस गोल को अचीव करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव प्लान बनाएंगे, खाली एक प्लान नहीं बनाएंगे, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं वो सारे हम देखेंगे। स्टडिंग इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव प्लान। अब जितने भी ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं सबको हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे एंड उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सूटेबल प्लान। उन सारे ही ऑप्शंस में से कौन सा सबसे बेस्ट है हमारे लिए वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम लास्ट क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स थे उसमें से हमने सिलेक्ट कर लिया बेस्ट प्लान, उसके बाद हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड उसके बाद रिव्यू करेंगे ऑफ द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट किया, फॉलो किया, उसके बाद चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं, तो रिव्यू करेंगे प्लान को। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए अंडर प्लानिंग। ये रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग हो गया। नाउ सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। चलिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को चलने के लिए जितने भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है हम उसे लाते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है, अब बिज़नेस चलाने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप प्लानिंग तो कर लिया कि चलो नया बिज़नेस ओपन करना है तो कौन सी जगह पे करना है, कितनी लैंड रिक्वायर्ड होगी, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन सा मशीनरी लाना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, ये सारी चीज़ें हमने प्लानिंग तो कर ली। लेकिन अभी एज़ पर प्लानिंग हम क्या करेंगे, रिसोर्सेस लाएंगे बिजनेस में, फाइनेंस लाने वाले हैं हम, एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट करेंगे, मशीनरी लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। ठीक है, तो वो रिसोर्सेस लाएंगे एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसे ग्रुप करेंगे। ग्रुप करेंगे कैसे, मशीनरी को एक साथ हमने ग्रुप कर दिया, फाइनेंस को कर दिया, एम्प्लॉयज़ को कर दिया। अब ये ग्रुप करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को हम काम अलॉट कर देंगे या असाइन कर देंगे। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं मीनिंग। लॉइस एलन स्टेट्स ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस of identifying and grouping of the work to be performed, defining and delegating authority and responsibility, and establishing relationships to accomplish objectives। क्या कहा है उन्होंने, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं काम जो हमें करना है,
एंड दूसरा हम रिसोर्सेज को भी ग्रुप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। हमने जिस पर्सन को काम दिया, प्रोडक्शन वाले को काम दिया कि चलो तुम्हें प्रोडक्शन का काम करना है, उसे उसके रिसोर्सेज दे दिए, रॉ मटेरियल दे दिया, मशीनरीज दे दिए, लेकिन उसके साथ ही क्या करेंगे, हम डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी को। अथॉरिटी देंगे उसे डिसीजन मेकिंग की कि चलो कौन से दिन कितने यूनिट्स बनाने हैं, कौन प्रोडक्शन का काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉयज़, तो वो सारे डिसीजन वो ले सकता है। डेलीगेट किए हमने अथॉरिटी को, लेकिन खाली अथॉरिटी देने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अगर काम टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमें उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल भी करना पड़ेगा कि भाई चलो 1 मंथ में आपको प्रोडक्शन करके देना है। एग्जाम्पल है 1 मंथ में प्रोडक्शन करके देना है, हम ऐसा उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना देंगे। तो डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स टू अकम्प्लिश गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें हम क्यों करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आने वाला है सबसे फर्स्ट, डिटरमाइनिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम हमारे बिजनेस के गोल्स को चेक करेंगे पहले कि हमारे गोल्स क्या क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट, ये जो एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसे हम ग्रुप कर देंगे एज पर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिवीज़न काम करते हैं बिजनेस में, जैसे हमने देखा परचेस है, प्रोडक्शन है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये सारे ही डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम ग्रुप कर देंगे एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों के लिए हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देंगे, अथॉरिटी भी देंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। नेक्स्ट, ग्रांटिंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स, मैनेजर को अथॉरिटी दे दी। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ला के दे दिए उसे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज भी हम ग्रुप करके एलोकेट कर देंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कौन किसका सुपीरियर होगा एंड कौन ऐसे सबॉर्डिनेट काम करेगा, वो रिलेशनशिप भी हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, परचेज़ वाला परचेज़ का काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का कर रहा है, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग का कर रहा है, तो सारे ही लोगों की एक्टिविटी को हम कोऑर्डिनेट करवाएंगे, सबकी एक्टिविटी एक साथ लाएंगे हम, ताकि हम बिज़नेस के गोल को अचीव कर सके। तो ये कुछ हमने देख लिए स्टेप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सेकेंड फंक्शन देखा इन मैनेजमेंट, कौन सा था, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, एंड ये टोटली रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनसे रिलेट करता है ये फंक्शन। अब स्टाफिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे बिज़नेस में जितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है उतने एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करते हैं हमारे बिज़नेस में, मतलब कि हम रिक्रूट करते हैं। अब उनको रिक्रूट कर दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस वगैरह हम देते हैं, उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन देना। तो रेम्यूनरेशन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनका अप्रेजल करते हैं, टाइम पे उन्हें प्रमोशंस देते हैं, ट्रांसफ़र देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आती है अंडर स्टाफिंग। चलिए यहाँ पे देखते हैं मीनिंग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिंस स्टाफिंग इज़ वेरी वाइटल, it needs to be given proper focus. A major aspect of staffing is to select the right person for the right job. क्या ध्यान रखना है हमें एट द टाइम ऑफ स्टाफिंग, हम हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं तो हम क्या ध्यान रखेंगे
कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन अपॉइंट किया गया हो। मतलब जिस एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो किसी पर्सन के अंदर कैपेबिलिटी है, क्वालिटीज़ है मैनेजर बनने की, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसे सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय बना देंगे, ये तो हमारा खुद का ही नुकसान है। या तो फिर हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि जिस पर्सन के अंदर मैनेज करने की क्वालिटीज़ ही नहीं है हमने उसे मैनेजर बना दिया, तो क्या होगा, वो प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पाएगा, रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेगा, एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं करेगा, और क्या करेगा, रिसोर्सेज को वेस्टेज कर देगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, राइट प्लेस पे हम राइट एम्प्लॉय को जॉब दे। चलिए अब यहाँ पे स्टाफिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमें कंटिन्यूअस मोटिवेट करते रहना पड़ता है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स देने पड़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जब एम्प्लॉय बिजनेस में आता है, अपॉइंट होता है, तो फर्स्ट डे उसको नहीं पता रहता है कि बिज़नेस कैसा है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे काम करना है, तो क्या करना पड़ता है, उसे ट्रेन करना पड़ता है, जहाँ पे ज़रूरी है उसे एजुकेशन देना पड़ता है, उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। एंड दूसरी चीज़, एम्प्लॉय बिजनेस में आ गया, काम करने लग गया, उसके बाद भी इन फ्यूचर पे भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बताया गया है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब रिटेन करना एम्प्लॉयज़ को बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ को टिकाए रखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ कैसे रिटेन होंगे, तो वो कैसे होने वाले हैं, जब हम एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे, अच्छे इंसेंटिव्स देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, तब जाके एम्प्लॉयज़ रिटेन होते हैं हमारे बिज़नेस में। तो ये फंक्शन हो गया हमारा स्टाफिंग, जो बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है बिज़नेस के लिए। अगर स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपरली नहीं किया गया है तो बिज़नेस अच्छे से नहीं चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, डिसीजन मेकिंग। चलिए व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, मैनेजर डे टू डे लाइफ में एवरी डे वो क्या करता रहता है, डिसीजन मेकिंग उसे डिसीजन मेकिंग फंक्शन उसे करना ही पड़ता है। व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, अलग अलग सिचुएशंस एवरी डे क्रिएट होगी मैनेजर के लिए, तो वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा एंड फिर उसे सॉल्व करेगा। जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल परचेस करना है और मैनेजर के पास क्वेश्चन है कि कहाँ से वो परचेस करें, बहुत सारे सप्लायर हैं ऑप्शन में, ठीक है, अलग अलग एरिया में जो सिचुएटेड है, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर कोई नया एम्प्लॉई अपॉइंट किया है तो उसे सैलरी कितना देना है, कैसे काम करवा के लेना है, या फिर मशीनरी परचेस करना है, या फिर ब्रांच नया ओपन करना है बिज़नेस के लिए, तो कौन से लोकेशन पे ब्रांच ओपन करेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम कहेंगे या हम सिचुएशन कहेंगे जो मैनेजर को सॉल्व करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेगा, उसे प्रॉपरली एनालाइज करेगा, देखेगा कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, एंड उसके बाद वो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा एंड डिसीजन मेकिंग वो करता है। नाउ इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मैनेजमेंट का। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। James Turner defines decision making as the process of identifying and selecting a course of action to solve a specific problem। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड सिलेक्ट किया जाता है कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है मैनेजर के सामने, तो उसे सॉल्व करने के लिए वो क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। द मैनेजमेंट मस्ट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मैनेजर्स नीड टू बी प्रोएक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को मोस्टली क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पहले से ही डिसीजन मेकिंग कर लेना चाहिए। वन कैन नॉट ऑलवेज टेक प्रोएक्टिव डिसीजन, लेकिन कभी कभी कैसा है, हम पहले से सारी चीज़ें सोच के नहीं रख सकते कि चलो ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे। अनसर्टनिटीज बिजनेस में होती ही है, तो वन कैन नॉट ऑलवेज टेक प्रोएक्टिव डिसीजंस एंड देयरफॉर एट टाइम्स
मैनेजर्स मस्ट बी रिएक्टिव टू कॉम्पिटिटर्स डिसीजन। कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है जो अनसर्टन है। कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, अचानक से प्राइस चेंज कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी कुछ चेंज कर दी जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। क्या हुआ, अब उस टाइम पे हम प्रोएक्टिव नहीं रह सकते, पहले से डिसीजन कुछ नहीं ले सकते। वो उस टाइम पे हमें रिएक्टिव डिसीजन लेने हैं। जो सिचुएशन हुई उसके रिएक्टिव फटाफट से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो द मेन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग आर, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम या सिचुएशन को। दूसरा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, वो हम चेक करेंगे। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। सिलेक्टिंग ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स सिलेक्शन के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है एंड उसके बाद रिव्यू करना है परफॉर्मेंस को। जैसे मान लो हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, ये एक प्रॉब्लम या सिचुएशन क्रिएट हो गई हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसके, कि चलो उसको कॉम्पीट करने के लिए हमें भी वैसा ही प्रोडक्ट लाना है मार्केट में। तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वो प्रोडक्ट हम खुद बनाएं मशीनरी लाके, या हम किसी को आउटसोर्स कर दे कि वो हमारे लिए बना के दे वो प्रोडक्ट। अलग अलग ऑल्टरनेटिव हो गए, उसे अब हम इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉपर इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, हम खुद प्रोड्यूस करें मशीनरी लाके या हम किसी और को दे। ऑप्शन कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है एंड उसके बाद रिव्यू करना है कि हमने जो सोचा था वो रिज़ल्ट हमने अचीव किए या नहीं किए। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा डिसीजन मेकिंग का। चलिए, ये हमने पढ़ लिया डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। व्हाट इज़ डायरेक्टिंग? अब बिजनेस में कैसा होता है, बिजनेस एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के जो रिलेशन है वो डिफाइंड होते हैं, कौन किसका सुपीरियर रहेगा, कौन सबॉर्डिनेट रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन उसे पता है मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, मेरा एम्प्लॉय कौन है। तो सुपीरियर क्या करता रहेगा, हमेशा ही उसका जो सबॉर्डिनेट है या उसके अंडर जो एम्प्लॉय है उसे वो कंटिन्यूअस गाइड करता रहेगा, उनकी लीडरशिप करेगा, उन्हें मोटिवेट करता रहेगा काम करने के लिए, ताकि वो उनसे अच्छे से अच्छा काम करवा सके। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायरेक्टिंग। मतलब किसी को बताना, इंस्ट्रक्शन देना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, उसे गाइड करना कि कैसे काम करना है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। तो the plans may be the best feasible ones, the activities may be systematically organized, the staff may be highly efficient, but the organization will not succeed if there is no proper direction. सारी चीज़ें बराबर की है, एम्प्लॉयज़ अच्छे रिक्रूट किए हैं, बिजनेस में अच्छे रिसोर्सेस लाए हो, सब चीज़ परफेक्टली कर ली, लेकिन एम्प्लॉयज़ को बराबर से मोटिवेट नहीं किया, गाइड नहीं किया, मतलब कि डायरेक्टिंग प्रोसेस ही अच्छे से नहीं की, तो क्या होगा, बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। Now directing involves not only instructing people what to do but also ensuring that they know what is expected of them. डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली हम इंस्ट्रक्शन ही देते जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, मतलब हम बराबर से श्योरिटी ला देंगे कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनको क्या काम करके देना है, क्या रिज़ल्ट अचीव करवाने हैं, ये चीज़ की हम श्योरिटी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है डायरेक्टिंग। नाउ द मैनेजर नीड टू लीड, कम्युनिकेट and motivate the subordinates. Most of all, directing involves development of high morale of subordinate. एम्प्लॉय को बहुत अच्छा मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छे से अच्छा एफिशिएंटली काम कर सके। नाउ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स 3 मेजर सब फंक्शंस।
अब ये जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है उसे 3 सब फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है लीडिंग, लीड करना, लीडरशिप करना, वो हो जाएगा सबसे फर्स्ट पार्ट। लीडिंग इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। हमें एम्प्लॉयज़ का अच्छे से लीडरशिप करना है ताकि वो एम्प्लॉय क्या करे, खुद से ही मोटिवेट होके काम करे। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा लीडिंग। दूसरा होगा कम्युनिकेटिंग। देखिए, अब डायरेक्टिंग करने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते या किसी से काम करवा के नहीं ले सकते। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है डायरेक्टिंग का, उसके बगैर हम डायरेक्टिंग नहीं कर सकते। नाउ इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली either verbal और नॉन वर्बल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब ये कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी, मतलब फेस टू फेस बातें करके भी कम्युनिकेट किया या फिर अदर वे में कम्युनिकेट किया, लिख के कम्युनिकेट किया, रिटर्न में मेल किए वगैरह, कुछ भी हो सकता है। पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा कि मैनेजर क्या करेगा, खुद को जो बताना है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी वो देगा एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। चलिए, ये हो गया कम्युनिकेटिंग पार्ट। थर्ड है मोटिवेटिंग। एम्प्लॉय को हमने काम दिया है करने के लिए, तो उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से काम करे। अब मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छी सैलरी दे सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मोटिवेशन करने के लिए हम देते हैं। तो मैनेजर शुड मोटिवेट his subordinate by providing incentives so that they work with commitment and dedication to achieve goals of the organization। ताकि क्या हो सके, मोटिवेट हम क्यों करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ सबॉर्डिनेट बहुत इफ़ेक्टिवली अच्छे से काम करे एंड हमें अच्छा रिजल्ट अचीव करके दे। तो ये डायरेक्टिंग के 3 हम बोलेंगे सब फंक्शंस हो जाते हैं, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन की तरफ। अब कंट्रोलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग इज, हम क्या करते हैं, हमने पहले कुछ प्लान किया था, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी हमने प्लानिंग की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, रिसोर्सेस हम साथ में लाए, एक्चुअल फंक्शन, एक्चुअल प्रोसेसेस होती है, ठीक है। अब लास्ट एक्टिविटी हम करेंगे कंट्रोलिंग, एकदम लास्ट रहेगा ये फंक्शन। अब कंट्रोलिंग में क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने जो काम किया वो एज़ पर प्लानिंग हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमने वो स्टडी वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स की जब टेस्ट ली जाती है तो क्या होगा, उसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे एस प्लानिंग के साथ कि चलो हमने तो प्लान किया था कि मुझे इतने परसेंटेज लाने थे, मान लो 85% लाने थे, तो आए कि नहीं आए, नहीं आए, 83 आए, तो 83 क्यों आए, कम क्यों आए, ठीक है। हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क देखेंगे कि कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम हो गई, कहाँ पे हमने अच्छे से नहीं पढ़ा या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं कंपैरिजन की, कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया उसको हम प्लानिंग के साथ कंपेयर करते हैं और कहाँ पे डिफरेंस आया वो हम देखते हैं, उसके रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। इन द वर्ड्स जेम्स टोनर, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू द प्लान एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग में हम क्या चेक करते हैं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो एज पर प्लानिंग हुआ या नहीं हुआ। इन कंट्रोलिंग द मैनेजर मॉनिटर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेक्स करेक्टिव मेजर्स इफ रिक्वायर्ड। क्या करेंगे हम, एक्चुअल परफॉर्मेंस हम देखते हैं प्लानिंग के साथ, जैसे हमने परसेंटेज चेक किए, कम आए परसेंटेज, तो क्या हुआ, हमने इवेल्युएट किया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो डिफरेंस आने के,
एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम करेक्टिव स्टेप लेते हैं कि चलो अब कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड हम नेक्स्ट टेस्ट में हम ट्राई करते हैं कि हम उस परसेंटेज को अचीव कर ले। तो दैट प्रोसेस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स। कंट्रोलिंग में हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड और टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान टारगेट्स, कॉजेज ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब हो जाएगा डिफरेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान किया था उस परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आया उसे हम डेविएशन बोलेंगे। तो उसके हम कॉजेज, रीज़न ढूंढेंगे। उसके बाद हम करेक्टिव स्टेप लेंगे। करेक्टिव मेजर्स आर लिस्टेड। सिलेक्टिंग बेस्ट करेक्टिव मेजर्स, यहाँ पे भी हम बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे कि करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है, उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्टिव मेजर्स, एंड उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो ये स्टेप्स हो जाते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। एंड हमने देख लिया व्हाट इज़ कंट्रोलिंग फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। चलिए व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न काम कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिवीज़न में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब ऐसा होगा कि एक डिवीज़न अलग गोल के लिए काम कर रहा है, दूसरा अलग गोल के लिए काम कर रहा है, तो क्या होगा, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजर हमेशा क्या ट्राई करेगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए वो सबके काम को एक साथ लाएगा। उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन फंक्शन। चलिए, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्शंस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स बाय सुपीरियर। अभी मान लो प्रोडक्शन वाले को हम बोलेंगे कि चलो 10,000 यूनिट बनाने हैं तो आप उस हिसाब से प्रोडक्शन करो। सेल्स वाले को भी हम बोलेंगे 10,000 यूनिट सेल करने हैं तो उस हिसाब से काम करो। तो क्या होगा, सारे ही डिवीज़न एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं तो सबकी एक्टिविटीज़ एक साथ चलेगी, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन करना ऑफ एक्टिविटीज़, एंड दैट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। तो लाइक डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन करना सारे ही लेवल पे ज़रूरी हो जाता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे किया बाकी लेवल पे चलेगा, नहीं, हर जगह कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। द टॉप लेवल कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ मिडल लेवल। एग्जाम्पल, टॉप लेवल coordinates planning and controlling activity of middle level manager. Middle level coordinates the activities of lower level. Example, production manager coordinates activities of factory supervisors at different shifts or unit. उसके बाद क्या होगा, the lower level manager coordinates the activities of the subordinate. Example, factory supervisor coordinates activities of the machine operator. टॉप लेवल वाला पर्सन सीधा लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेट करने नहीं जाएगा, टॉप लेवल वाले उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, वो लोग उसके अंडर जितने काम कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है वो प्रॉपरली फॉलो होगी एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन। पर कोऑर्डिनेशन होगा सारे ही लेवल पे, ठीक है, कोई भी लेवल पे ये स्किप नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ, जो बताता है अदर फंक्शंस, कि ये तो सारे जो हमने मेन फंक्शंस देख लिए, उसके सिवाय अदर फंक्शन कौन कौन से होते हैं बिजनेस में। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लाइक लुथर गुलिक स्टेट अदर फंक्शंस सच एज रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इन फैक्ट, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, अदर फंक्शन में उन्होंने हमें कुछ रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के बारे में बताया है।
अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं बिजनेस में एंड काफ़ी सारे बजट भी प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश बजट प्रिपेयर किया हमने मंथली की, नेक्स्ट मंथ में मान लो कितनी कैश रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहाँ कहाँ से कैश आएगा, ठीक है। तो वैसे काफ़ी सारे बजट्स प्रिपेयर होते हैं एंड दूसरा रिपोर्ट्स भी बनते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे कि मंथली हमने चेक किया सेल्स परफॉर्मेंस कैसा रहा, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारे बनते रहते हैं बिजनेस में। तो रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स बनते हैं विच कैन बी यूज फॉर सेटिंग टारगेट्स एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। रिपोर्ट जब हम कोई भी बनाते हैं तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग ही करते हैं। जैसे हमने सेल्स का रिपोर्ट बनाया कि लास्ट प्रीवियस 6 मंथ में मान लो कितना सेल्स रहा, कैसे रहा, ट्रेंड क्या था, हमने रिपोर्ट देखा और एंड उसके बेस पे हम फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विथ प्लान टारगेट्स इन इफ देयर आर डेविएशन करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। अब उसके बारे में, बजट के बारे में उन लोगों ने बताया। उसके बाद में बजट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड सो ऑन। क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बजट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग इटसेल्फ। बजटिंग हम सेल्स का भी कर सकते हैं, कैश रिलेटेड कर सकते हैं, परचेज के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का बजट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग बनाते हैं हम, मतलब फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं इसे। बजट एस्टिमेट्स कैन बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव मेजर्स आर टेकन इफ देयर आर डेविएशन। देखिए बजट में भी हम जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं उसमें उसे भी हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद जो डेविएशंस आते हैं, डिफरेंस आते हैं, उसे हम चेक करते हैं कि भाई हमने बजट में जो चीज़ें सोची थी, कैश बजट हमने बनाया था, उसमें जो हमने रिक्वायरमेंट सोची थी और एक्चुअल में मान लो कैश रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे एंड रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या उसके रीजंस है। तो ये आ जाता है अदर फंक्शन में, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग में, ठीक है। चलिए, तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से डिटेल में कर लिया फंक्शंस के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।